बर्मिंघम एयरपोर्ट, इंग्लैंड, 10 जुलाई 1990 सुबह के 7:30 टेक ऑफ से पहले प्लेन का इंस्पेक्शन किया जा रहा था। 81 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। इस प्लेन को मालगा एयरपोर्ट, स्पेन जाना था। 8:20 प्लेन को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल गया। धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए प्लेन टेक ऑफ भी कर गया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही मिनटों में बादलों के बीच से तैरता हुआ यह प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। इस प्लेन का कैप्टन टिम लैंकास्टर और को पायलट एलेस्ट्रियर दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस पायलट थे। पायलट का सीट बेल्ट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर शोल्डर के सीट बेल्ट को अधिक समय तक लगाया नहीं जाता है, इसलिए दोनों ही पायलट ने शोल्डर के सीट बेल्ट को रिलीज कर दिया। प्लेन अब भी क्लाइंब कर रहा था। वहीं कैबिन क्रू खाने पीने का इंतजाम करने लगे। तभी एक जोरदार आवाज के साथ लिंक विंड स्क्रीन उखड़कर अलग हो गया, मानो ये किसी तूफानी बादलों के भीतर समा गया हो। विंड स्क्रीन के ठीक सामने वाली सीट पर टीम बैठे हुए थे और स्क्रीन निकल जाने के कारण अचानक से रैपिड डीकंप्रेशन हो गया, यानी कि प्लेन के अंदर का कंप्रेस्ड एयर अचानक से उस टूटे हुए भाग से बाहर निकलने लगा और कैप्टन टीम को इसी एयर ने बाहर की ओर धकेल दिया। पर शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही सीट बेल्ट से रिमूव किया था, जिसके कारण वह प्लेन के बाहर सख्त नहीं हुए, लेकिन उनका आधा शरीर प्लेन के बाहर आ गया। कैप्टन का सीट बेल्ट उन्हें पकड़े हुए था, लेकिन यह सीट बेल्ट भी उन्हें कब तक संभाल पाता, ये कह पाना बहुत मुश्किल था। किसी भी वक्त वह प्लेन के बाहर गिर सकते थे, और अगर ऐसा हो जाता तो प्लेन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती थी, क्योंकि हो सकता है प्लेन का इंजन कैप्टन को शक कर ले और इंजन ब्लास्ट हो जाए। हो सकता है वो प्लेन के टेल से टकरा जाए। ऐसे में प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, और ऐसा होने पर प्लेन को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता। उधर रैपिड डिकम्प्रेशन के कारण कॉकपिट का डोर भी टूट चुका था। केबिन में बैठे पैसेंजर्स डिकम्प्रेशन के कारण ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। प्लेन में सभी यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क भी मौजूद नहीं था। प्लेन में बैठा हर एक शख्स अब जिंदगी और मौत से लड़ने लगा। इस प्लेन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जल्द से जल्द किसी नजदीकी एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड करा दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि ये कहीं लैंड करते, एक एक करके ढेर सारी मुश्किलें पायलट के सामने आने लगी। विंडस्क्रीन के निकल जाने से ढेर सारा फोर्स केबिन में एंटर करने लगा। बस सभी चीजें जो किसी से बंधी हुई नहीं थी, वह कॉकपिट में तैरने लगी। लग रहा था मानो दिन के उजाले में भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। तेज हवाएं लगातार कॉकपिट में एंटर कर रही थी। को पायलट को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्लेन के कॉकपिट में नहीं, बल्कि किसी टॉर्नेडो के बीच में बैठे हुए हैं। उधर पायलट का आधा शरीर अब भी प्लेन के बाहर ही था। को पायलट बस अभी सोच ही रही थी कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। इतने में एक और प्रॉब्लम आ गई। अचानक से ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने देखा कि कैप्टन का पैर कॉकपिट के कंट्रोल पैनल के साथ बार बार टकरा रहा था, जिससे प्लेन को उड़ाने में और भी अधिक समस्या होने लगी। प्लेन अचानक तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। ब्रिटिश एयरवेज के कैप्टन किसी भी वक्त प्लेन के बाहर गिर सकते थे। तभी एक फ्लाइट क्रू किसी तरह से कॉकपिट में दाखिल हुआ और तुरंत ही कैप्टन का पैर पकड़ लिया। तेज हवाओं के कारण पायलट का सर बार बार प्लेन की बॉडी से टकराने लगा। देखते ही देखते प्लेन का व्हाइट बॉडी खून से लाल हो गया। 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। इतनी ठंड खून को भी जमा सकती है। इसके अलावा उन्हें लो प्रेशर का भी सामना करना था। हर एक सेकंड उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा था, पर कोई कुछ करे तो भी क्या करे। प्लेन की गिरने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कॉकपिट का डोर टूट के प्लेन के थ्रॉटल में जाकर अटक गया। दोस्तों, प्लेन के थ्रॉटल को डाउन करने से इंजन का पावर मिनिमम हो जाता है, वहीं इसे पूरा ऊपर कर देने से इंजन का पावर मैक्सिमम हो जाता है और फुल स्पीड में प्लेन लाइक करने लगता है। जरा सोचिए, एक प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा है, ऊपर से इसके इंजन के पावर को भी मैक्सिमम कर दिया जाए। आप सोच भी नहीं सकते प्लेन का स्पीड कितना अधिक हो जाएगा। ऐसे में प्लेन साउंड की स्पीड तक भी पहुंच सकता है। पर ऐसा कुछ हो पाता इससे पहले 2 फ्लाइट क्रू कॉकपिट का डोर किसी तरह से वहां से हटा देते हैं और कॉकपिट में उड़ रहे ढेर सारे पेपर्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं।
ताकि को पायलट को कोई डिस्टर्ब ना हो। धीरे धीरे प्लेन कंट्रोल में आने लगा। को पायलट ने एटीसी को मेडिक कॉल किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण नुमाइश इतना अधिक था कि एटीसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एटीसी बस इतना ही समझ पाया कि ये एक मेडिक कॉल है। 14 अगस्त 2005 में हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के केबिन में डीकम्प्रेशन हो गया। कम एयर प्रेशर के कारण सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वहां तक कि पायलट को भी दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों में बेहोशी छाने लगी। कुछ देर बाद प्लेन के अंदर सभी लोग बेहोश हो चुके थे। अभी ये प्लेन खुद ब खुद उड़ता जा रहा था, लेकिन कब तक? धीरे धीरे प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और फाइनली ये प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की जान चली गई। ना कोई दर्द, ना चिल्लाने की आवाजें, चुपचाप सभी ने मौत को गले लगा लिया। ये घटनाएं हमें बताती है कि प्लेन में अगर डीकम्प्रेशन हो जाए तो अंजाम कितना घातक हो सकता है। ब्रिटिश एयरवेज का को पायलट इस बात को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द प्लेन को 10,000 के एल्टीट्यूड में ले आए ताकि सभी को सांस लेने लायक ऑक्सीजन मिल सके। उधर फ्लाइट क्रू अब भी टीम के पैरों को होल्ड करके रखे हुए थे। उनका हाथ भी अब जवाब देने लगा। कैप्टन का आधा शरीर कड़ाके की ठंड और कम एयर प्रेशर में एक्सपोज होने के कारण वह अपने कॉन्शियसनेस हो चुके थे। प्लेन का एल्टीट्यूड कम हो जाने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें थम गई हो। क्रू मेंबर्स को लगने लगा कि अब कैप्टन की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह उनके शरीर को छोड़ नहीं सकते थे। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब तक प्लेन में नुमाइश भी कम हो चुका था। एटीसी ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट में लैंड करने की इजाजत दे दी। प्लेन अभी कुछ ही देर पहले उड़ान भरा था। प्लेन में भरा सारा फ्यूल अब भी टैंक में मौजूद था और यही फ्यूल ब्रिटिश एयरवेज के लिए एक मुसीबत बन गई। इसलिए उन्हें सीटी का चक्कर लगा लगा कर फ्यूल खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद जब फ्यूल खत्म होकर प्लेन का वजन थोड़ा हल्का हो जाए तब इसे नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड करा दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज के साथ समस्या ये भी थी कि उनके पास फ्यूल को डंप करने का सिस्टम ही नहीं था और विंड स्क्रीन के टूट जाने के कारण उसे सीटी का चक्कर लगा लगा कर फ्यूल को बर्न भी नहीं कर सकते थे। अगर कहा जाए तो उन्हें सारे फ्यूल के साथ ही प्लेन को हार्ड लैंडिंग कराना था। प्लेन को लैंड कराने के लिए ढेर सारे लैंडिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। लैंडिंग जैब लिस्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए 2 पायलट होते हैं, लेकिन यहाँ पर को पायलट को ये सब अकेले ही करना था। वह सारे स्टैम्प को बस याद करके प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगे। रनवे में ILS होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो प्लेन को एक्यूरेट लैंडिंग कराने में बहुत मदद करता है। पर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि एयरपोर्ट में ILS सिस्टम था ही नहीं, यानी कि अब पायलट को अपनी आंखों से नीचे देखकर प्लेन को लैंड कराना था। प्लेन धीरे धीरे नजदीक आता गया। एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स सभी तैनात हो चुके थे किसी भी घटना से लड़ने के लिए। धीरे धीरे प्लेन रनवे में टच डाउन किया। प्लेन का लोड अधिक होने के कारण लैंडिंग व्हील्स में लगा डिस्क ब्रेक ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एक एक करके सारे टायर्स ब्लास्ट होने लगे और फाइनली ये प्लेन रुक गया। प्लेन के अंदर सभी लोग सुरक्षित थे। तुरंत ही एक मेडिकल टीम कैप्टन को ले गए। खुशी की खबर यह थी कि अब तक भी उनकी सांसें चल रही थी। जिसने भी ब्रिटिश एयरवेज के हादसे को देखा और उस हादसे को महसूस किया, उन सब ने यही कहा कि ये कोई चमत्कार ही है जिसने कैप्टन को जिंदा रखा। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि छोटे से छोटा क्लू भी इस हादसे के तह तक जाने में उसकी मदद कर सकता था। अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले फ्लाइट का मेंटेनेंस मैनुअल देखा और ये पेचीदा सा लगने वाला केस महज 10 पन्नों के मैनुअल में ही सॉल्व हो गया। घटना के एक दिन पहले इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। दरअसल कुछ दिन पहले प्लेन के विंड स्क्रीन में खराबी आ चुकी थी। इसमें स्क्रैच और बबल्स आने लगा, इसलिए इस मेंटेनेंस के दौरान इस प्लेन का विंड स्क्रीन को भी रिप्लेस करना था, वह भी एक रात में, क्योंकि अगले ही सुबह ये प्लेन फिर से उड़ान भरने वाला था। मेंटेनेंस इंजीनियर रातों रात प्लेन के विंड स्क्रीन को चेंज करने में लग गए। मेंटेनेंस इंजीनियर अपने काम में काफी माहिर थे। शायद इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस बना दिया। कौन से प्लेन में कहां पर कौन सा बोल्ट लगता है, इसका एक चार्ट बना होता है, लेकिन उस इंजीनियर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही काम करना सही समझा और उस चार्ट को इग्नोर कर दिया। उन्होंने विंड स्क्रीन के बोल्ट को लिया और न्यू बोल्ट को अपने आंखों से देखकर यह अंदाजा लगाने लगा कि दोनों बोल्ट एक ही है या नहीं।
दोस्तों, दिखने में तो दोनों बोल्ट एक ही जैसे थे, लेकिन उसके आकार में थोड़ा सा ऊंच नीच था। कुछ घंटों बाद उन्होंने सारे ऐसे बोल्ट को टाइट कर दिया जो उसका था ही नहीं। मेंटेनेंस में नॉर्मली 2 टीम होती है। फर्स्ट में वो लोग होते हैं जो प्लेन के किसी पार्ट को रिप्लेस करते हैं या प्लेन का सर्विसिंग करते हैं। वही दूसरी टीम ये देखती है कि जो भी काम प्लेन में किया गया वह सही तरीके से किया गया है या फिर उसमें कुछ खामी रह गई है। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज के केस में ऐसा नहीं था। ये दोनों ही काम उसी इंजीनियर को दिया गया था, यानी कि उन्हें ही विंड स्क्रीन को रिप्लेस करना था और उन्हें ही देखना था कि ठीक से काम हुआ है या नहीं। अब क्योंकि उस इंजीनियर ने खुद अपने हाथों से विंड स्क्रीन को इंस्टॉल किया था, इसलिए उन्होंने विंड स्क्रीन का दोबारा से इंस्पेक्शन नहीं किया और अगले ही दिन ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। कैप्टन को तो ये पता भी नहीं था कि जिस दिन को वो उड़ान करने जा रहा है वह जल्द ही मौत से सामना करा देगा। उड़ान के महज कुछ ही मिनट बाद करीब 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर एक जोरदार धमाके के साथ विंड स्क्रीन उखड़ के अलग हो गया। इस प्लेन के विंड स्क्रीन का एक डिसएडवांटेज ये था कि उसके स्क्रीन को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से फिट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये प्लेन का कॉकपिट है। यहाँ पर विंड स्क्रीन के चारों और बाहर से बोल्ट लगा होता है। हालांकि कुछ बोल्ट को अंदर से भी टाइप किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस है कि विंड स्क्रीन को बाहर से लगाया जाता है। अगर इसी पिक्चर को दूसरी साइड से देखें तो ये है प्लेन का कॉकपिट। अब यहाँ पर हम रेड कलर से विंड स्क्रीन बना देते हैं जो कि अंदर से लगाया गया है। यहाँ पर अगर इसके बोल्ट खुल भी जाए या किसी तरह का डैमेज हो जाए तो प्लेन का ये मिडल बॉडी चारों तरफ से होल्ड कर लेगा, विंड स्क्रीन को बाहर सक होने नहीं देगा। अब हम इस विंड स्क्रीन को मिटाकर बाहर से इंस्टॉल करते हैं। बाहर से इंस्टॉल करने पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका बोल्ट अगर खुल जाए या किसी तरह का डैमेज हो जाए तो ये जो प्लेन का मिडल बॉडी है ये विंड स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पाएगा और ये विंड स्क्रीन आसानी से उखड़ के अलग हो सकता है। ऐसा ही ब्रिटिश एयरवेज के साथ भी हुआ था, इसलिए प्लेन का बॉडी इसे होल्ड नहीं कर पाया। गलत बोल्ट का यूज करने के कारण विंड स्क्रीन कमजोर होता गया और फाइनली ये उखड़ के अलग हो गया। पर पायलट की बहादुरी ने सभी को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। ऐसे पायलट को तो हमारा सैल्यूट है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।